नमस्कार साथियों, एक बार फिर आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं रोज किसी न किसी बहाने उपस्थित होता हूं। तो साथियों, ऐसा है नहीं। अवकाश का समय है। इन दिनों बड़े भाई प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा के बौद्धिक चिंतन पर कुछ कार्य कर रहा हूं। साथियों, मुझे मालूम है कि इतिहास गवाह है कि वर्तमान के जो भी चिंतक होते हैं, वर्तमान के जो भी व्यक्ति होते हैं, उनके कार्यों को भूत बना दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वर्तमान उसको भूलना भी चाहता है या जानबूझकर भूलने का एक्टिंग करता है। साथियों, याद कीजिए कि स्वतंत्रता के समय या प्राचीन भारत की शैली या औपनिवेशिक काल में यही हुआ कि बहुत सारे अनसंग हीरो रहे हैं, लेकिन मैकाले की बुद्धि ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने वाले वो राष्ट्रवादी लोग भुला दिए गए। उनके बारे में कोई लेखनी नहीं थी, इसीलिए गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिसको रीराइट करने की बात हो रही है। अगर इससे बचना है, वर्तमान को हमेशा वर्तमान बनाए रखा जाए ताकि भविष्य सुदृढ़ होता जाए इस देश का। हर व्यक्ति हर उस व्यक्ति के बारे में जाने, अच्छी बातों को ले आलोचना करे, समालोचना करे, लेकिन साथियों भुलाने की कोशिश न करें, तो वर्तमान हमेशा वर्तमान रहेगा और भविष्य हमेशा सुदृढ़ होगा। तो इन दिनों मैं कौशल भैया के कुछ कामों, क्योंकि अवसर नहीं मिला, राजनीतिक विज्ञान के वो विद्यार्थी रहे हैं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। लगातार हम लोग घरों में एक लोकतांत्रिक डिबेट करते रहे, लेकिन फिर भी उनका विषय श्रेष्ठ था और अर्थशास्त्र का विषय उससे कम श्रेष्ठ है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जब उन्होंने हमको बताया था, जब मैंने उसका अध्ययन किया, तो मुझे भी लगा कि चिंतन वास्तविक तथ्य है देश का, वो ज्ञान की परंपरा है। चिंतन से ही व्यवहार सुदृढ़ होता है। तो मैं उनके निधन के बाद इन दिनों मैं उनके पुस्तकों पर अध्ययन कर रहा हूं। कैसे वो लिखते थे वो याद तो करता हूं, लेकिन क्या लिखते थे कभी देखने की कोशिश मैंने नहीं किया। विषयगत बातें थी। आज जब मैं देख रहा हूं तो लग रहा है कि हाँ, वो चिंतक थे, गंभीर चिंतक थे। तो इन दिनों मैं काम कर रहा हूं साथियों। उत्तम ओझा जी को प्रणाम, रमेश चौबे जी को प्रणाम, दुबे जी को प्रणाम। तो आज चूंकि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। यह जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यह उनका शिशु है, उनका बच्चा है, और आज पूरी पार्टी शायद मना भी रही है। मुझे लगा कि कौशल भैया होते तो वो भी बोल रहे होते, और शायद कुछ ज्यादा दिव्यता से बोल रहे होते। लेकिन साथियों, उनकी कमी मैं नहीं खलने दूंगा, क्योंकि वो हैं, वर्तमान में हैं, सदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने चिंतन का स्वरूप इस देश को दिया है। साथियों, मैं बताऊंगा अभी क्यों, लेकिन आज मेरे आने का कारण यह है कि आप मुझे देखकर बोर न हो, मैं उबाऊ न बन जाऊं, इसलिए मैं कारण बता दूं कि चूंकि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, इसलिए उस निमित्त कौशल भैया को याद करके मैं उनके सानिध्य में कुछ बातें आपसे पर चर्चा के रूप में कहूंगा। क्योंकि साथियों, यह पुस्तक भारतीय लोकतंत्र के उन्नायक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक, ये थोड़ा उल्टा आप देखेंगे, लेकिन ये पुस्तक इन्होंने 2 पार्ट में 2023 में निधन के 1 वर्ष पूर्व हमारे सामने लिख रहे थे। साथियों, हमारे सामने लिख रहे थे 2 वॉल्यूम में, और आपको बता दें कि ये दोनों वॉल्यूम मिला के लगभग
670 पृष्ठों का ये 2 किताबें थी, मेरे हाथ में है। मैं इस पर काम कर रहा था, तब तक आज का दिवस आ गया। इसी में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कृत्यों के बारे में लिखा है, तमाम लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन चूंकि आज का दिवस है साथियों, और देवेंद्रनाथ टैगोर से केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, श्रद्धानंद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पृष्ठ 501 से 506 द्वितीय भाग में ये उनका ये अध्याय है। और इसके अलावा राधा कृष्णन, सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आचार्य नरेंद्र देव, विनोबा भावे सहित कई मार्क्सवादी नेताओं का भी उन्होंने बिना भेद का एक बौद्धिक चिंतन करके 2 वॉल्यूम में पुस्तक प्रकाशित किया। चूंकि काम कर रहा हूं इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, सभी को नमस्कार। और आज मैं भारत के एक बहुत बड़े, बहुत महान पुरुष, जिसके बीजारोपण के बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी का उदय होता है और वह सत्ता में है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी महत्वपूर्ण है और क्यों कश्मीर और बंगाल महत्वपूर्ण है, इसकी थोड़ी चर्चा करके मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा। साथियों, 7 जुलाई कोलकाता में जन्मे और आज ही के दिन 23 जून 53 में कश्मीर के कारावास में निधन होता है। साथियों, मैं आज आपके सामने कौशल भैया के विचार के अनुसार वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहित कुछ पार्टी हित में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और हमेशा वो वक्तव्य देते रहते थे, मैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में कौशल भैया के समेत विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आधुनिक भारत की रचना में एक महत्वपूर्ण, किंतु साथियों ध्यान रखिए, अपेक्षाकृत उपेक्षित व्यक्तित्व रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, व्यक्ति के कृत्य उपेक्षित रह जाता है तो काल का नुकसान होता है, वक्त का नुकसान होता है। यह पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में तत्कालिक कांग्रेस के लोग या तत्कालिक थिंकर्स ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा। इसलिए हमने कहा कि अपेक्षाकृत उपेक्षित व्यक्तित्व रहे हैं। एक विद्वान, राजनेता और वैचारिक मार्गदर्शक के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साथियों न केवल नेहरूवादी केंद्रीकरण का बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता का विरोध किया और भारत की पहचान को एक सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य में पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की नींव कितनी मजबूत है और क्यों भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य निर्धारित है। जो भी सुने उनको आग्रह है कि थोड़ा वक्त दें। दिनेश कुमार जी, करनाल से ओम प्रकाश उपाध्याय जी, पूनम तिवारी जी, सब सुन रहे हैं। एक समसामयिक लेक्चर है आज मेरा, और साथ ही साथ आज बलिदान दिवस है, इसलिए महत्वपूर्ण दिवस भी है। साथियों, आज जो मैं ये लाइव हो रहा हूं, यह पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद, संघीय ढांचे, सांस्कृतिक चेतना और शैक्षिक सोच में दिए गए योगदान की मैं कुछ समय के लिए आज कौशल भैया के सानिध्य में चर्चा कर रहा हूं। उन्हीं से लिया हुआ चीजें हैं। मैंने आपको पुस्तक दिखाया है। साथियों, स्वतंत्र भारत की राजनीति स्मृति में कुछ व्यक्तियों को यश मिला। हमने कहा ना
कि व्यक्ति समाज संकीर्ण हो जाता है तो बहुत से व्यक्तियों का कृत्य लुप्त हो जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्र भारत की राजनीति में साथियों, कुछ व्यक्तियों को तो यश मिला, पर ऐसे भी रहे जो अपनी मौलिक भूमिका के बावजूद हाशिए में रहे। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी तात्कालिक रूप में थे। इसीलिए मैं भाई को याद करता हूं और भाई के कृतियों को मैं सामने लाना चाहता हूं। लोग जाने हाशिए में रहने वाला मेरा भाई या कौशल किशोर मिश्र नहीं है, राजनीति शास्त्र विज्ञानी भी थे। लंबे समय तक उन्होंने शैक्षणिक जगत में अपना धाक जमाया और बनारसी तो थे ही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं याद कर रहा हूं तो दोनों पक्षों को याद कर रहा हूं साथियों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप जानते हैं 1901 से 1953 के बीच में थे, रहस्यमय मृत्यु हुई, अभी उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने ही भारतीय जनसंघ, हमें याद है कि हमारे पिताजी, हम लोग जब काशी में आए थे, काशी में जन्मे थे, जब होश संभाले तो पिताजी जनसंघ के थे। दीपक निशान था, हम लोग को अभी भी धुंधला याद आ रहा है। कुछ नहीं था राजनीतिक धरातल, लेकिन फिर भी दीपक के तले हम लोग पले बड़े हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना की वही भारतीय जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आप किसी को दबा सकते हैं, तात्कालिक रूप से उसको भूलने की कोशिश कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, लेकिन बीज इतना उत्पादक होता है कि जब निकलता है तो महावृक्ष बनता है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बीजारोपित कृत्य से हुआ है साथियों। वे ऐसे राष्ट्रवादी विचारक थे जिनका लक्ष्य भारतीयता के पुनर्रचना और स्वदेशी आधार पर करना था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द भारतीयता और स्वदेशी आधार कूट कूट कर भरा है। यह उनके ऋषियों का कमाल है साथियों। भाई साहब जब बात करते थे, घरों में बात करते थे, हम लोग बात करते थे, मैं भी थोड़ा बहुत सुनता रहता था। हो सकता है कि उसका फल मुझे मिल रहा हो। आज मैं आपके सामने आराम से बात कर रहा हूं। हमेशा भाई साहब अपने वक्तव्यों लेखनों में स्पष्ट करते थे कि भारत के लोकतांत्रिक विकास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विचारकों को पुनः पढ़े बिना समझना अधूरा है। इसीलिए किसी के कृत्य को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर कौशल किशोर कहते थे कि भारत की आत्मा को जानने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को ऐतिहासिक ही नहीं, सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनरुत्थान के रूप में देखना ही चाहिए। आज वो नहीं है, उनके बिहाफ में भाई बोल रहा है। साथियों, 33 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहा हूं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे युवा कुलपति बना। आज तो कुलपति बनने की होड़ मची हुई है, चयन की समस्या हो गई है। कुलपतियों के चरित्र के बारे में बखान में नहीं कर सकता हूं, आंखें नीचे हो जाएगी। कुलपति की दौड़ होड़ में बदल चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण है भारत जैसे देश में, जहां अपने बल पर उस वक्त 33 वर्ष की अवस्था में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा व्यक्ति सबसे युवा कुलपति बना था। साथियों, भारतीय भाषाओं, वैदिक अध्ययन और देशज ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराया। शिक्षा नीति हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में बदली है, कहीं न कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है। साथियों, औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध थे और वे एक सशक्त राष्ट्रवादी शिक्षा मॉडल बनाने की सदैव वकालत करते थे। ये मैं तब से बता रहा हूं जब वो 33 वर्ष की अवस्था में कुलपति थे। वो सपना साकार 2020 में हुआ जब नेप 2020 आया। ये बताने में गुरेज नहीं होना चाहिए, पार्टी के वर्कर्स को समझना चाहिए, चीख कर बोलना चाहिए कि शिक्षा नीति का नींव भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डाली थी, क्योंकि उसकी वकालत करते थे वो। साथियों, उनकी राजनीतिक भूमिका और वैचारिक हस्तक्षेप गजब का होता था।
ये भाई साहब बोलते थे, चमत्कृत तरह से बोलते थे, कभी कभी साक्षात हमसे बात होती थी। आपको मालूम है कि नेहरू मंत्रिमंडल में वो पहले उद्योग मंत्री भी थे। जितने कांग्रेस से विद्रोही प्रकार के लोग, कांग्रेस की नीतियों से तब से विमुख लोग थे, वही यार राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। वो पहले उद्योग मंत्री थे। साथियों, नेहरू लियाकत समझौते में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी पर मंत्रिमंडल से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और 1951 में 1951 जब पंचवर्षीय योजना की नींव इस देश में पड़ती है, उस वक्त इस देश में भारतीय जनसंघ की भी नींव पड़ती है, जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित संघीय भारत का सपना लिए हुए था। वही संघीय भारत जो भारतीय जनता पार्टी जिसके आधार पर जी रही है। ये संदेश कुछ वर्कर्स के लिए भी मैं दे रहा हूं, भाई साहब के सानिध्य में, उनकी तरफ से। साथियों, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता के संरक्षक थे। और जो पार्टी ने अभी काम किया उसके मूल भावना श्यामा प्रसाद जी थे। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। सभी लोगों को मालूम चल गया है जब से ये पार्टी ने ये 370 को हटाया है। लेकिन वो नींव था। बिना अनुमति के कश्मीर में प्रवेश करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसी गिरफ्तारी के दौरान उनका रहस्यमय मृत्यु हुई, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद बताएंगे। आज का दिवस था, रहस्यमय मृत्यु हुई थी। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में वंदन करते हूं। रहस्यमय मृत्यु हुई थी कारावास में। साथियों, उन्होंने क्या नारा दिया जो आज भी देखिए प्रमुख है। जो प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें मालूम है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान, वन नेशन और वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मॉनेटरी सिस्टम, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, जो वन नेशन का कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे मूल भावना यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। ये प्रसिद्ध नारा शायद जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को याद है या याद रहना चाहिए। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी के लिए भारत केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं था, बल्कि एक सभ्यतागत चेतना था। जैसे दीनदयाल उपाध्याय के लिए एकात्म मानववाद का बोध था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए सभ्यतागत चेतना भारत था। वे इस बात का जोर देते थे कि भारत की राष्ट्र भावना को समझने के लिए पश्चिम राष्ट्रवाद के अनुकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद गृह मंत्री का भावना यही था अंग्रेजी और हिंदी भाषा के मामले में, जिसको कि गलत ढंग से राहुल गांधी ने पकड़ा। मामला भाषा की नहीं है, मामला भावना की है। राष्ट्र भावना को समझने के लिए पश्चिम का अंधानुकरण जरूरी नहीं। ये बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नींव थी, जो हमारी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान पार्टी समझ रही है। वे कहते थे मुखर्जी जी कि भारत राष्ट्र और राज्य से पहले एक सभ्यता रहा है। राज्य नहीं था, ये सभ्यता है। इसीलिए इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि ये सभ्यता, अगर सभ्यता टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो आप देख लीजिए उसका परिणाम परिवार टुकड़ों में बट रहा है, समाज टुकड़ों में बट रहा है, देश टुकड़ों में बट रहा है, विचार टुकड़ों में बट रहा है, और इसका हानि हमें उठाना पड़ रहा है। साथियों, उस पर गहन मंथन की आवश्यकता है। एकता का आधार केवल प्रशासनिक केंद्रीकरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समरसता है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भावना थी। जब तक हम कल्चरली यूनाइट नहीं होंगे, इसलिए विविधता में एकता का मतलब सांस्कृतिक समरसता। इस बात को सभी को समझना चाहिए। आज बलिदान दिवस पर मैं इस बात को आपके सामने लाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, राज्य केवल तटस्थ नहीं, बल्कि धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी से युक्त होना चाहिए। कितना बोल्ड बात कह के चले गए। तथाकथित सेकुलरिज्म, तथाकथित
इस नीतियों में भारत उलझ के रह गया। लेकिन बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट था कि धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए राज्य का। धार्मिक मतलब ड्यूटी बाउंड, ये तटस्थ नहीं हो सकता है, इथिकल होना चाहिए। इसीलिए उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए भव्य राम मंदिर के सांस्कृतिक राजसभा से जोड़ने का काम हुआ साथियों। और जब प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा यानी मेरे बड़े भाई जब इसकी व्याख्या करते थे तो कहते थे डॉक्टर मुखर्जी के बारे में, वो उनका बयान था, वो कहते थे कि मुखर्जी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं, ये मैं कौशल भैया की बात बोल रहा हूँ, उनके सामने बैठा हुआ हूँ, उन पर मनन भी कर रहा हूँ और मुखर्जी को याद भी कर रहा हूँ। कौशल किशोर कहते थे कि डॉक्टर मुखर्जी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं बल्कि एक धर्मयुक्त राजनीतिक ऋषि के रूप में हम उन्हें देखते हैं। धर्मयुक्त राजनीतिक ऋषि, अद्भुत भाई साहब ने यह बात कही थी। और उन्होंने मुखर्जी के विचारों को भारतीय सभ्यता के पुनर्पाठ की दृष्टि से प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम ये पुस्तक है। 700 पृष्ठों के 2 वॉल्यूम में उन्होंने मुखर्जी को दिया और मुखर्जी के बारे में बहुत सारे काम किए। जब मैं बैठता हूं फोन 2 आते हैं, दुर्भाग्य। साथियों, पता नहीं मेरी आवाज़ अभी तक आ रही थी कि नहीं। उस दिन की तरह कोई समस्या तो नहीं थी, आई डोंट नो। मैं निवेदन करता हूं कि कोई बता दे कि मेरी आवाज़ इसके पूर्व आई थी, नहीं तो लेक्चर व्यर्थ हो जाएगा। बीच बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, क्या मेरी आवाज़ आ रही थी? धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं धोखा खाया हूं, इसलिए मुझे लगा कि फिर से पूछ लें। तो साथियों, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी जब मुखर्जी के बारे में बोलते थे, वो कहते थे कि वो धर्मयुक्त राजनीतिक ऋषि थे। और वही कौशल भैया कहते थे कि मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिमी अनुबंध आधारित एकता को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनाया। और यही सोच कौशल भैया ने सभ्यता आधारित लोकतंत्र की अवधारणा से मेल करते हुए दिखाया। साथियों, भैया यानी कौशल भैया हमें याद है, हमने देखा भी है, अब उनके विद्यार्थियों से हम मिलते भी रहते हैं, आज भी वो मिलते हैं, वे बताते भी हैं कि अपने भाषणों में और कक्षाओं में और हमारे साथ डिबेट में